हेलो एवरीवन। मैं शरद यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल क्लाइंस एकेडमी पर। आज हम फिर से डिस्कशन कर रहे हैं घटना चक्र 2022 की कंप्लीट सीरीज़ को, जिसमें आज हम इंडियन पॉलिटी कवर करेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन, जो कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, जो हमने कल क्लास में पढ़ा था और उसमें करीब 44 एमसीक्यूज़ भी किए थे। और आज हम उसी के आगे से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर हमारे 45 से। और ये आपके आगामी परीक्षा यूपी पीसीएस प्री, एमपी पीसीएस प्री के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जो यूपी आरओ एआरओ के एग्जाम्स आएंगे उसके लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण सीरीज चलाई जा रही है। कंप्लीटली घटना चक्र की सीरीज हमारे चैनल पर लगातार चलाई जा रही है। मैराथन क्लासेस भी आपको एवरी संडे और एवरी वेडनेसडे अर्थात रविवार और बुधवार को डेली सुबह 7 बजे अपलोड कर दी जाती है। आप लोग उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। आज भी मैराथन क्लास इंडियन ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट आ चुका है। अगर अभी तक आप लोगों ने उसे भी ना देखा हो तो आप उसे देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समुनिदेशित करता है? यानी कि जो कृषि की जो इनकम होती है उस पर टैक्स की अगर हम बात करेंगे तो वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद या भारत का संविधान। तो देखिए, भारत के संविधान में ही ये प्रोविज़न दिया हुआ है। किसके अंतर्गत? भारत के संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें एक राज्य सूची और एक संघ सूची होती है और एक आपकी समवर्ती सूची होती है। तो जो दूसरे नंबर की राज्य सूची है उसके में प्रविष्टि नंबर 46 के आधार पे कृषि आय पर जो कर होता है उसका उल्लेख किया गया, यानी कि टैक्स ऑन एग्रीकल्चर जो इनकम होती है, और यह विषय राज्यों के अधिकार के क्षेत्र में आता है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 274 में कृषि आयकर या तो ऐसे कराधान जिसमें राज्य हितबद्ध हों, अथवा जो इस तरीके की जो चीज़ें हैं इसमें हम बात करेंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को। अगर हम देखते हैं, केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई फिजिकल डेफिसिट या फिजिकल मतलब वित्तीय विवाद अगर होता है तो कौन उसको जो है कि निपटारा करेगा? तो सिंपल सी चीज़ है, चाहे वो विवाद वित्तीय हो या वो प्रशासनिक हो या विधायी हो, किसी भी प्रकार का विवाद हो। लेकिन बात यहाँ पर गौर करने की यह है कि ये जो विवाद हो रहा है वो केंद्र और राज्य यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में हो रहा है। तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो मूल अधिकारिता होती है उसके अधीन ही इसका निपटारा किया जाएगा। जैसे आप देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत वह उपयुक्त मामलों का निपटारा करता है, जबकि वित्त आयोग संघ और राज्यों के मध्य वित्त के बंटवारे के संदर्भ में सिफारिश करते हैं। क्या करते हैं? सिफारिश करते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित करों में से किसके अंतर्गत व्यक्ति द्वारा देय पूर्ण धनराशि संविधान द्वारा सीमित कर दी गई है? व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। इसमें लिखा है व्यापार, व्यवसाय एवं वृत्ति कर। ये आपका यूपी पीसीएस मेंस 2002 और 2004 में यह प्रश्न पूछा गया था। इसके एक्सप्लेनेशन को हम पढ़ते हैं। आर्टिकल 276(2) के तहत कहा गया है कि राज्य को या उस राज्य में किसी एक नगर पालिका, जिला बोर्ड, स्थानीय बोर्ड या अन्य स्थानीय प्राधिकारी को किसी एक व्यक्ति के बारे में वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं, नियोजनों पर करों के रूप में संदेय कुल रकम 2500 रुपये प्रति वर्ष तक सीमित कर दी गई है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 48 में, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेदों द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता प्राप्त की गई है या प्रदान की गई? तो आर्टिकल नंबर 301, जो कि यह भी किस में आता है? भाग 12 में ही आता है, वित्तीय संबंध से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 301 के अंतर्गत इन बातों को रखा गया है। अगर हम आगे देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, तो आप देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के अनुसार भाग 13 के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आप व्यापार कर सकते हैं, वाणिज्य कर सकते हैं, समागम आदि का जो है कि आपको छूट दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हमारा क्वेश्चन की जगह अब हमारा टॉपिक आ रहा है एक आपात उपबंध। तो हम इसमें अगला टॉपिक देखेंगे इसी में आपात उपबंध, यानी आपातकाल से संबंधित जो भी प्रावधान होते हैं, जिसमें आप देखते हैं जनरली 3 आपातकाल होते हैं। एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक होता है आपका राज्य में जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है जिसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और तीसरा होता है आपका वित्तीय आपातकाल। 3 आपातकालों की चर्चा हम इसमें करेंगे। तो हम देखते हैं इसके बारे में। लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के भाग 18 में आपात से संबंधित उपबंध निहित है। तो आपका पहला प्रश्न ही बन जाता है कि किस भाग में आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो आपके भाग 18 में दिए हुए हैं। और ये आपातकालीन उपबंध केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति में प्रभावी तरीके से निपटने में सक्षम बनाती है। तो किसको बनाती है? पहले तो ये देखना, केंद्र यहाँ पर शक्तिशाली हो जाता है, अर्थात संघात्मक की जगह एकात्मक ढांचा आ जाता है। संविधान में 3 स्थितियां दी हुई हैं जब आपातकाल लगाया जा सकता है। पहला,
युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण, जिसको हम देख सकते हैं 352 के अंतर्गत होता है। दूसरा है राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण, जिसको सामान्य भाषा में राष्ट्रपति शासन शब्द कहा जाता है। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि संविधान के अंतर्गत कहीं भी राष्ट्रपति शासन नहीं कहा गया है, बल्कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता के कारण ये कहा गया है। तो इसके लिए 356 आर्टिकल प्रयोग होता है। वहीं तीसरा आता है आपका 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात। तो ये 3 कंडीशन होती हैं जो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, 352, 356 और 360। राष्ट्रीय आपात के दौरान सभी राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यहाँ पे फोकस करना है कि जितने भी स्टेट असेंबलीज होती हैं, स्टेट होते हैं, वो केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं, लेकिन कभी भी वो भंग नहीं होती हैं। हमने बात की राष्ट्रीय आपात अर्थात 352 के अंतर्गत जो भी हम आपातकाल लगाते हैं, चाहे वो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण हो, लेकिन ऐसी परिस्थिति में राज्य केवल और केवल केंद्र के नियंत्रण में आते हैं, लेकिन उनकी विधानसभा यानी उनकी मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद को भंग नहीं किया जाता है। वो सभी के सभी काम कर रही होती हैं और केंद्र के अधीन रह के काम करती हैं। बस इतनी ही सी बात इसमें यहाँ पे अंतर आती है। तो हम समझते हैं इसके बारे में। आप देखेंगे कि आर्टिकल 352 के तहत भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने या उसका सन्निकट मतलब कि निकट आभास ऐसा हो कि हाँ आगे खतरा आने वाला है, तो राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कर सकते हैं। तो प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कौन करती है? संसद करती है, प्रधानमंत्री करती है या राष्ट्रपति? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति महोदय करते हैं। आर्टिकल 352(3) में कहा गया है कि राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय प्राप्त करने पर ही कर सकता है। ये जो लिखित विनिश्चय है इसको 44 अमेंडमेंट के द्वारा 1978 में जोड़ दिया गया था। जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई थी तो ये लिखा गया था कि जो संघीय मंत्रिमंडल है यानी कि मंत्रिपरिषद है, उसका जब लिखित सूचना मिलेगी तभी राष्ट्रपति इसका प्रयोग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली बात है। इसी के आगे हम देखते हैं आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत। ध्यान दीजिएगा कि जब संकट हमें अपने ऊपर लेना होता है तो हम विशेष बहुमत का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो विशेष बहुमत बहुत ही मुश्किल से ही तैयार हो पाता है, जिसमें होता है क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या, जितनी भी सदस्य संख्या उसका बहुमत। मान लीजिए आपकी 552 जो है कि सदस्य संख्या है, तो इसका बहुमत कितना हो जाएगा? 50% + 1 हो जाएगा। साथ ही साथ जितने उस दिन उपस्थित हैं उनमें मत देने वालों के न्यूनतम 2/3 सदस्य, कितने उसमें मत देने वालों के न्यूनतम 2/3 बहुमत भी जो है कि चाहिए से 1 माह के भीतर आवश्यक होता है पारित होना। कहने का मतलब हो गया कि दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत को 1 माह के अंदर जब पारित होगा तभी हम आपातकाल की उद्घोषणा को जो है कि परमिट करेंगे। लोकसभा के विघटन की स्थिति अगर इसी 1 महीने के दौरान लोकसभा विघटित हो जाती है तो आपात की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक जो होगी उससे 30 दिनों के अंदर जारी रखनी होगी, कि 30 दिनों के अंदर ही उसे उस पर अनुमति देना आवश्यक हो जाएगा। बशर्ते एक शर्त यहाँ पे ये रहेगी कि इस दौरान राज्यसभा के द्वारा इसका अनुमोदन कर दिया गया हो। जैसे मान लीजिए कि आज हम जो है कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा एक आपातकाल के लिए उद्घोषणा की जाती है, जिसको दोनों सदनों में से 1 माह के अंदर जो है कि पारित होना होता है। इसी दौरान राज्यसभा तो पारित कर चुकी है, लेकिन लोकसभा का विघटन हो गया, तो जब भी लोकसभा नई बनेगी, नई सरकार बनेगी, उसे 1 महीने के अंदर इसे पारित करना होगा। अगर वो पारित नहीं करती है, फेल कर देती है, तो उद्घोषणा उसी समय समाप्त हो जाएगी। तो ये बात बहुत ध्यान रखने वाली बात है। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात आपातकाल यदि बीच में आप वापस नहीं लिया जाता है तो 6 माह तक, कब तक? तो 6 माह तक जारी रहेगा। क्या कहा जा रहा है कि 6 महीने तक तो जो है कि जारी रहेगा। वहीं प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी जारी रखा जा सकता है। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि एक बार में अगर हम बात करेंगे तो केवल 6 माह तक ही जारी रहेगा, और अगर आप इसको 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल भी रखना चाहते हैं तो प्रत्येक 6-6 महीने पर जो है कि आपको एक विशेष बहुमत के द्वारा इसे पारित करते रहना होगा, अनुमोदन करते रहना होगा, और आप आगे इसको बढ़ा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय आपातकाल 352 के अंतर्गत, और इसी 352 के 7 क्लॉज के द्वारा कहा गया है कि आपात की उद्घोषणा किसी भी समय लोकसभा द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति द्वारा वापस ली जाती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल हटाने की जब बात आ रही है, यानी अपने ऊपर से संकट हटाने की बात है, तो जल्दी से सामान्य बहुमत का प्रयोग करेंगे और फटाफट हटा देंगे। और इसमें केवल और केवल लोकसभा का रोल होता है, न कि राज्यसभा का। आपातकाल लगाने में लोकसभा राज्यसभा दोनों योगदान देती हैं, जबकि आपातकाल को हटाने के लिए केवल और केवल लोकसभा से पारित चाहिए होता है अनुमोदन। यहाँ राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है।
राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। लेकिन यहाँ पर यह बात समझनी है आपको कि इसमें जो स्टेट असेंबली होती है, मतलब राज्य मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री, ये सब के सब निरस्त या भंग नहीं होते हैं, बल्कि ये भी अपनी कार्यप्रणाली को चला रहे होते हैं। लेकिन कुछ कानून ऐसे होते हैं जिस पे केंद्र का जो है कि स्वामित्व आ जाता है, अर्थात केंद्र के ये लोग अधीन आ जाते हैं। तो बस इस पे यहाँ पर आपको समझना है। आगे देखते हैं। आर्टिकल 353 के अनुसार आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में होने पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस बारे में निर्देश देने तक होगा कि वह राज्य अपनी कार्यपालिका शक्ति का किस रीति से प्रयोग करे तथा किसी विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय, चाहे उसके संघ सूची में न होने पर भी, ऐसी विधियां बना सकेगी जो उस विषय के संबंध में संघ या उसके अधिकारियों प्राधिकारियों को शक्ति प्रदान करें और उन पर कर्तव्य अधिरोपित करें। तो सिंपल सी बात है कि जब 352 का प्रयोग कर दिया जाता है तो 353 के तहत यह अधिकार संघ सरकार को मिल जाता है, केंद्रीय सरकार को, कि वो राज्य सूची में भी विषय होते हैं, समवर्ती सूची में भी विषय होते हैं, तो उन पे भी वो कानून बना सकती है। आपातकाल के दौरान संसद द्वारा राज्य सूची, हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिख रहा है कि संसद द्वारा राज्य सूची, और आगे देखते हैं, राज्य सूची के विषयों पर ध्यान दीजिएगा, राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के 6 माह बाद तक प्रभावी रहेंगे। यानी कि जब 6 माह बीत जाएंगे, मतलब कि जब आपातकाल समाप्त हो जाता है और उसके 6 महीने बाद तक भी वो कानून प्रभावी रहेंगे, फिर 6 महीने बाद वो स्वतः निरस्त हो जाएंगे। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र में न चल रही हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 354 में कहा गया है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्वों का संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। यानी कितना प्रतिशत हम जो है कि राज्यों को और केंद्रों को राजस्व बंटवारा करें, इन सारी चीज़ों को परिवर्तित कर सकता है। वहीं पे अनुच्छेद 83(2) यानी कि 83 के सेकंड सब क्लॉज के अनुसार कहा गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष है, लेकिन संसद द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अनधिक समय के लिए बढ़ाया जा सकता है। मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे कि आर्टिकल नंबर जो 83 है उसने कहा कि संसद का कार्यकाल जो सामान्य रूप से 5 वर्ष है, आप चाहें तो आपातकाल की उद्घोषणा में, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं, और ऐसा आप कितनी भी बार कर सकते हैं। यानी कि 1-1 वर्ष करके आप लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। किंतु आपातकाल की समाप्ति के बाद यह विस्तार 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा तो आप 6 महीने के बाद इसको समाप्त कर देंगे। अब इसी में आप एक और बात ध्यान रखिए कि अनुच्छेद 172 के अनुसार कहा गया है कि संसद आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर राज्य विधानसभा की अवधि भी इसी प्रकार बढ़ा सकती है। यानी जैसे सिंपली राज्य विधानसभा की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष के लिए होती है, लेकिन अगर वो चाहती है कि एक बार में वो 1 वर्ष के लिए तो बढ़ा सकती है, और ऐसे लगातार वो कितने भी वर्ष तक लगातार बढ़ा सकती है। जैसे लोकसभा की कार्यकाल अवधि 5 वर्ष है, उसके बाद वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, तो ऐसे करके वो अलग अलग तरीके से बढ़ा सकती है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। वहीं सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज जो आपसे प्रश्न बार बार पूछा जाता है वो यह है कि संविधान के अनुच्छेद 358 और 359, ध्यान देने वाली बात है, 358 और 359 जो राष्ट्रीय आपातकाल के मूल अधिकारों पर प्रभाव का उल्लेख करते हैं। अगर युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की गई है तब तो 358 के तहत अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त जो 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं या स्वतंत्रता हैं वो निलंबित हो जाती हैं, यानी स्थगित हो जाती हैं। अर्थात ना आपकी वाक अभिव्यक्ति चलेगी, ना आप कहीं समागम कर सकते हैं, ना आप कहीं सम्मेलन कर सकते हैं, ना आप कहीं जो है कि घूम सकते हैं। इस तरीके की कोई भी चीज़ें जो आप आर्टिकल 19 में 6 मूल अधिकारों को पढ़ते हैं, जो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है आप लोगों को, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। साथ ही साथ इसके लिए अलग से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। और 359 का जब प्रयोग किया जाता है तो अन्य मूल अधिकार, अर्थात 19 तो ऑलरेडी निलंबित हो चुका है 358 का प्रयोग करके, लेकिन बाकी जो मूल अधिकार हैं, चाहे वो 14, 15, 16, 17, 18, 21, 20, 22, 23, 24, 27, 28, ये जितने भी मूल अधिकार हैं इनको भी अगर निलंबित करना होगा तो राष्ट्रपति 359 का प्रयोग करके अन्य मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधान करते हैं। परंतु यहाँ पे यह ध्यान देना चाहिए कि आर्टिकल 20 और 21 जिसमें कहा गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी, साथ ही साथ गिरफ्तारी से निरोध का जो है कि सुरक्षा होती है, जो गिरफ्तारी से हमें अधिकार मिलता है संरक्षण, इन 2 आर्टिकल को किसी भी कंडीशन में आपके वायलेट नहीं किया जाएगा, यानी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो ये बात आपको समझनी चाहिए यहाँ पे।
और आगे लिखा है कि यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। 352 के तहत आपातकाल अब तक पूरे भारत में 3 बार लग चुका है। 1962 जब इंडिया चाइना का वॉर हो रहा था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। वहीं 1971 यहाँ भी इंडिया पाकिस्तान का वॉर था। और 1975 जिसको हमने आंतरिक अशांति के रूप में स्थापित किया था, यानी आंतरिक अशांति का प्रयोग किया गया था। यहाँ पे ये आधार बना दिया गया था इंदिरा गांधी जी के द्वारा। तो इस आधार पे हमने देखा कि 3 प्रकार से ये लागू किए जा चुके हैं। वहीं हम देखते हैं आर्टिकल 356 की हम बात करेंगे तो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। और मैंने आपको फिर से बता दूं कि इस शब्द का जो है कि प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। संविधान में जो वर्ड यूज किया गया वो किया गया राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यह शब्द किया गया है। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि उसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई भी कृत्य शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है। तो 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो अगर राज्यपाल से उसे अगर कोई रिपोर्ट मिलती है कि भाई हमारे राज्य का जो शासन है वो संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, या फिर उसको किसी और माध्यम से अगर ऐसा समाधान प्राप्त हो जाए, अर्थात कि उसे ये पूरी तरीके से सुनिश्चित हो जाए कि यहाँ पर राज्य में संवैधानिक तरीके से शासन नहीं चलाया जा रहा है, तो दोनों ही प्रयोग करके क्या कर सकता है कि राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, अर्थात राज्य की सरकार के सभी या कोई भी कृत्य शक्तियाँ अपने हाथ में ले सकता है। और इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य सरकार की समस्त शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। क्या करता है? मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद होती है वो हट जाती है। तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि आर्टिकल 352 और 356 में ये बेसिक अंतर है। 352 के अधीन क्या होता है कि ये चीज़ें नहीं हटती हैं, मतलब मंत्रिपरिषद रहती है, मुख्यमंत्री रहते हैं, लेकिन वो हटते नहीं हैं। लेकिन 356 में क्या होता है कि वो यहाँ पर मंत्रिपरिषद भी हट जाएगी, मुख्यमंत्री भी हट जाएंगे और पूरा का पूरा अधीन जो होता है वो प्रेसिडेंट के अंतर्गत आ जाता है ये प्रोविज़न। तो आपको ये चीज़ समझनी है यहाँ पे। और इसी दौरान राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों, इवन की बजट प्रस्तावित करने, जो पारित करने सहित यानी बजट की भी शक्तियाँ, इन सभी का प्रयोग कौन करता है? संसद करने लगती है। कौन करता है? संसद। इस प्रकार की उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। अब यहाँ पे अंतर आपको देखना है कि 352 जो हमने अभी पढ़ा, 352 में क्या कह रहा है? 352 में यह कहा गया था कि यह भी जो है कि 6 माह तक ही रहेगा, लेकिन आप इसे आगे चल के 6 माह के लिए आप अनुमोदन करके बढ़ा सकते हैं। और ये जो 6 माह का अनुमोदन रहेगा ये 1 माह के अंतर्गत होना चाहिए। ये तो 352 का क्लॉज था। लेकिन वहीं अगर आप 356 के क्लॉज को पढ़ेंगे तो ये भी 6 माह के लिए ही बढ़ सकता है। 6 माह के लिए बढ़ रहा है, लेकिन कब तक बढ़ेगा? यह पूरी की तरीके से 2 माह में इसका क्या चाहिए? हमें अनुमोदन चाहिए। 2 महीने का इसमें यहाँ पे समय दिया गया है। तो इस बात को समझ रहे हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक 6 महीने पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष की अवधि तक ही बढ़ाया जा सकता है। अब प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि अभी हमने पढ़ा कि जो 352 है उसमें तो हम जो 352 राष्ट्रीय आपात के दौरान हम 6 मंथ करके हम लगभग 5 से 6 साल तक भी बढ़ा सकते हैं। इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। लेकिन अगर हम 356 का प्रयोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम इसे 6 माह करके बढ़ा तो रहे हैं, लेकिन अधिकतम ये 3 वर्ष तक ही बढ़ेगा। इसमें 3 वर्ष से ज़्यादा हम राष्ट्रपति शासन नहीं चला सकते और ऐसी स्थिति में हर हाल में जो है कि यहाँ पे चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराना पड़ेगा और एक नया मुख्यमंत्री और नई मंत्रिपरिषद का चुनाव करना होगा। तो यह बात आपको समझ में आ गई कि राष्ट्रपति शासन तो 3 वर्ष से अधिक की अवधि तक नहीं चल सकता, 3 वर्ष तक ही बस बढ़ाया जा सकता है। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए, परंतु राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में परिवर्तन में होने या निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम निर्वाचन कराना संभव न होने के प्रमाणन पर ही इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। पंजाब राज्य में वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधनों द्वारा आगे 5 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ये एक एक्सेप्शनल केस है। वहीं राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि जब 352 का प्रयोग कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे हम समझाते हैं आपको शॉर्ट में। देखिए क्या हमने पढ़ा था,
कि जब 352 का प्रयोग कर रहे थे तो यहाँ पर हमें चाहिए था विशेष बहुमत। क्यों? क्योंकि भाई हम अपने सर पे क्या कर रहे हैं, खतरा ले रहे हैं, और खतरा लेने के लिए हमें विशेष बहुमत का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन 356 की बात करेंगे तो ये केवल साधारण बहुमत होता है, और इसी वजह से आप देखेंगे हमारे विभिन्न स्टेट्स में बहुत बार जो है कि क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। बहुत बार जो है कि आप यूपी में पढ़ेंगे, एमपी में पढ़ेंगे, फिर आप पंजाब में पढ़ेंगे, वेस्ट बंगाल में पढ़ेंगे, कई जगह इस तरीके से बिहार में भी आप देखेंगे कि बहुत बार जो है कि यहाँ पे साधारण बहुमत का प्रयोग करके संसद क्या करती है कि राष्ट्रपति शासन लगा देती है। लेकिन 352 का प्रयोग 3 ही बार क्यों हुआ? क्योंकि विशेष बहुमत की स्थिति प्राप्त कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है इसकी अपेक्षा। तो आगे हम समझते हैं इसको यहाँ पे। अब हम आते हैं आर्टिकल नंबर 360। आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात से संबंधित प्रावधान उल्लिखित हैं। ये राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत या उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति खतरे में है तो वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है, और इस उद्घोषणा को जारी होने के 2 माह के अंदर ही संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपात अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक इसे पश्चावर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस न लिया जाए। तो यहाँ पर एक बात और याद रखनी है कि 2 माह के अंदर ही स्वीकृति चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर अभी आपने पढ़ा कि एक सामान्य बहुमत, साधारण बहुमत से ही इसकी स्वीकृति मिल जाएगी, और यह भी एक अनिश्चित काल तक चलने वाला आपका आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल जो अनिश्चित काल तक चलेगा। वहीं वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है हमारे भारत में, और ये ऐसा सौभाग्य भी और होना भी चाहिए कि कभी भी हमारे भारत की वित्तीय साख तो नहीं गिरनी चाहिए। दोस्तों बहुत सारी समस्याएं आ सकती, पेंडेमिक आया था, बहुत सारी भुखमरी, गरीबी है, लेकिन आप इमेजिन करिए कि एक पेंडेमिक ने जो है कि पूरे भारत की कमर तोड़ दी। अगर ऐसी स्थिति में कभी वित्तीय आपातकाल लगाना पड़ जाए, यानी भारत के रुपयों की वैल्यू घट जाए, भारत के पास ऐसी स्थिति आ जाए कि आप किसी को सैलरी नहीं दे सकती, किसी को पेमेंट नहीं कर सकती, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि क्या सिचुएशन आ सकती है। तो हमेशा यही होना चाहिए पॉजिटिव कि कभी भारत में इस आपातकाल का तो प्रयोग ही ना हो। चलिए आगे देखते हैं हम। कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं लोगों के द्वारा जो है कि स्टेटमेंट दिए गए हैं, हम उसको भी देख लेते हैं। KM नाम्बियार साहब ने कहा था, राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के एक साथ धोखा किया गया है। वहीं मूल अधिकार अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से सशस्त्र विद्रोह प्रतिस्थापित किया गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि क्या कहा जा रहा है कि मूल संविधान 352 के आंतरिक जो अशांति थी इसके स्थान पे अब नया शब्द जोड़ दिया गया, सशस्त्र विद्रोह, और ये कब जोड़ा गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। वहीं अनुच्छेद 355 के तहत संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। अगर ऐसी स्थिति आती है कि 355 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो 355 के प्रयोग के आधार पर भी हम 356 का प्रयोग करते हैं और राष्ट्रपति शासन का प्रयोग कर लेते हैं। आइए हम इससे संबंधित कुछ MCQs करते हैं जो आपके क्वेश्चन को और भी इन्हांस करेगा और आपको समझ में विकसित आएगी कि भाई आगे प्रश्न किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की सीरीज को। पहला प्रश्न आप देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच की गई है? तो भाई 3 प्रकार के आपातकाल। पहला आपातकाल आता है 352, दूसरा आता है 356 और तीसरा आता है 360, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और तीसरा आता है वित्तीय आपातकाल। तो ये तीनों आपातकाल की बात की गई है। यहाँ समझते हैं हम इसको। भारतीय संविधान के तहत 3 प्रकार के आपातकाल हैं, जिसमें 352 में राष्ट्रीय आपातकाल आता है, 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता या राष्ट्रपति शासन कह सकते हैं, और अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि ये जो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं ये भाग 18 में होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, अभी आगे आपको मिलेगा भी। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका तो उत्तर आपको यही मिल गया कि आर्टिकल 355। अभी हमने लास्ट में यही पढ़ा था। अगर इन चीज़ों में फेल हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, 356 का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग कर सकते हैं? 356 का। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको चीज़ें क्लियर कर देते हैं हम कि आर्टिकल 352 में यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात की स्थिति विद्यमान है या होने वाली है तो क्या करते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत
के या उसके किसी एक भाग में संकट पैदा हो रहा है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं 352 में जो आंतरिक अशांति शब्द था, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी जिसने इस शब्द को काट के सशस्त्र विद्रोह जो है कि इस शब्द को लगा दिया, यहाँ पे यूज कर दिया है। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई। और तो बाकी चीज़ें हमने 352, 356, 360 पढ़ ही लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं हम लोग। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वो बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में दिया गया है। तो आर्टिकल नंबर 355 में ये चीज़ें कही गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो आर्टिकल नंबर 352 के अंतर्गत की जा सकती है इसकी घोषणा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि बाहरी खतरा, बाहरी आक्रमण हो, आंतरिक अशांति हो, सशस्त्र विद्रोह हो, सांप्रदायिक संघर्ष हो। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, अब किया जाता है सशस्त्र विद्रोह, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ दिया गया है। और वहीं बाह्य आक्रमण भी होता है। तो 1 और 3 ये दोनों ही सही है, लेकिन सांप्रदायिक संघर्ष के तहत नहीं लगाया था। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो आइए कूट हम देख लेते हैं इसके। तो आप यहाँ पे देखेंगे 1 और 3 का मतलब हो गया आपका डी, आंसर इज करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो बाह्य आक्रमण भी है, युद्ध भी है, सशस्त्र विद्रोह भी है, लेकिन आंतरिक अशांति को खतरा यह नहीं माना जाता है क्योंकि इसको रिप्लेस कर दिया गया और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह शब्द जोड़ दिया गया। और अगर हम पूरे आपातकाल की बात करेंगे तो भाग 18 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ? भाग 18 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। तो आप देख सकते हो हथियारबंद विद्रोह का मतलब ही हो गया क्या कि सशस्त्र विद्रोह। क्या कहते हैं हम इसको? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि शस्त्र के साथ, यानी हथियारों के साथ। तो तीनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि तीनों ही कारण सही दिए गए हैं ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? बाह्य आक्रमण पे कर सकते हैं, आंतरिक अशांति पे नहीं कर सकते, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, यह भी जो है कि, और आर्थिक संकट। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकते हैं, यानी कि जो तीनों प्रकार के आपातकाल हैं उनकी बात की जा रही है। तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही, चौथा भी सही है। तो 1, 3, 4 इज आंसर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता, ये तो आपका 356 का प्रयोग होता, तो ये तो गलत हो गया। आक्रमण, बिल्कुल बी ऑप्शन तो सही हो सकता है। आगे देख लेते हैं हम और क्या दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है तीसरा स्टेटमेंट, मतलब कि आंतरिक अशांति, तो ये गलत है। चौथे में दिया युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तो ये डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही है, इनके आधार पर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। कैसा खतरा हो? युद्ध के कारण हो, विदेशी आक्रमण के कारण हो, सशस्त्र विद्रोह के कारण हो या आंतरिक उपद्रव के कारण। तो देखिए डी वाला गाड़ देंगे, चौथा स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, लेकिन युद्ध, विदेशी आक्रमण या तीसरा सशस्त्र विद्रोह। तो 1, 2, 3 ये तीनों ही सही हैं यहाँ पे। तो हम इसे देख सकते हैं 1, 2, 3 आपको मिलेगा सी वाले ऑप्शन में। किसमें मिलेगा? ये सी ऑप्शन में मिलेगा, तो ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। काफ़ी लंबा स्टेटमेंट है ये, तो चलिए समझते हैं हम लोग, आराम से हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने इसको पढ़ लिया डिटेल से, तो हम समझ लेंगे। अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल, क्या लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है। तो हम समझते हैं 352 के तहत पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन सा सही होगा? पहला, यह राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। और यह संसद की जो होती है वो लिखित सलाह होती है। कैसी होती है? अर्थात की जो मंत्रिमंडल होती है उसकी लिखित सलाह होती है। पहला सही है। 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, यह स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जो 352 होता है उसमें 1 माह का समय दिया जाता है। किसका समय दिया जाता है? 1 माह का। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, यह बिल्कुल सही है। तीसरा सही है, पहला सही है। संसद के साधारण बहुमत से इसे स्वीकृति मिलनी चाहिए, गलत। इसके लिए हम विशेष बहुमत का प्रयोग करते हैं। वहीं संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, यह भी सही है।
संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जाता है? जी हाँ, साधारण बहुमत से ही इसे वापस लिया जा सकता है और संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आगे देख लेते हैं हम क्या सही है। देखिए पहला सही है, अगर हम फिर से देखना चाहें तो पहला भी सही है यहाँ पर स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें एक और भी दिया हुआ है, लास्ट वाला स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इस पर संसद की संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जाती है? ऐसा नहीं है, इस पर कोई भी संयुक्त अधिवेशन की बात नहीं की गई है। तो केवल पहला स्टेटमेंट सही निकला हमारा, और साथ ही साथ तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, और पांचवा स्टेटमेंट भी सही है, और फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। इसे जो है कि नहीं, फोर्थ स्टेटमेंट नहीं सही है, फोर्थ की जगह आपका ये वाला सही है, सिक्स स्टेटमेंट, जो कि साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। तो आप देखेंगे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आप देखते हैं इसमें किसे मिलेगा, यहाँ मिल रहा है आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स, यही मैंने बोला था और आपने समझा यहाँ पे, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? तो देखिए संकट काल की जो होती है वो 1 माह के अंतर्गत उसका अनुमोदन हो जाना चाहिए, 1 माह के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, 1 माह के अंदर ही रखा जा सकता है और 1 माह से डिले नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधान को हम क्या कहते हैं? जब अगर हम विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है या राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता या मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। यहाँ पूछा रहा है संघ और राज्यों के बीच करों के विभाजन, तो ये जो कर के विभाजन आएंगे तो वित्तीय मामले में, लेकिन इसको हम केवल आर्टिकल 352 के अंतर्गत ही हम इसे रोक सकते हैं, यानी कि निलंबित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस संविधान संशोधन अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? तो देखिए मूल अधिकारों का जो कार्यान्वयन स्थगित होता है और अनुच्छेद 20-21 के अतिरिक्त, तो यहाँ पे 359, जब यह बात लिख दी कि 20-21 के अतिरिक्त जो है कि 359 का स्थगित कर सकते हैं, लेकिन अगर 358 का प्रयोग करेंगे तो इसमें केवल और केवल 19 आर्टिकल को स्थगित किया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या पूछा जाएगा, तो बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के बाद यह कहा गया है कि अब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने की स्थिति में राष्ट्रपति 359 का प्रयोग करके आदेश एक जारी करेंगे, जिसमें 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी जो भाग 3 में प्रदत्त मूल अधिकार हैं उनके कार्यान्वयन को स्थगित किया जा सकता है। साथ ही साथ युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति में आपात घोषित होने पर आर्टिकल 19 भी हो जाता है स्वतः, और ये 358 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है किसे? मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, 21A में वर्णित मौलिक अधिकारों को, अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को। अब यहाँ पे देखेंगे आप स्टार क्यों बनाए, क्योंकि स्टेटमेंट ही गलत है। देखिए 21 को तो वो कर नहीं सकते, 21A को भी नहीं कर सकते, लेकिन मौलिक अधिकारों को तो कर सकते हैं। अब इस मौलिक अधिकारों में हम 19 को कर सकते हैं, माना कि 20 और 21 ही तो बस छोड़ रहे हैं, बाकी तो सारे के सारे कर रहे हैं, 14 से लेकर 32 तक तो सारे कर सकते हैं, तो ये भी हो गया। और अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार, इसको भी करते हैं। तो ए और डी दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए यहाँ पर स्टार बना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू होने के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो 359 के अंतर्गत आपका 20 और 21 इन्हें छोड़ दिया जाता है, इन्हें जो है कि आप निलंबित नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल नंबर 20 और 21, जो कि आर्टिकल 359 का प्रयोग करके भी नहीं निलंबित किए जा सकते। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती, गलत। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती, यह भी गलत। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती, यह भी गलत है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती, यह प्रोविजन बिल्कुल सही है। तो डी स्टेटमेंट सही हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20,
आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या राज्य विधानमंडल के द्वारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी, संसद के द्वारा इसको जो है कि बढ़ाया जा सकता है। किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं? संसद के द्वारा। और वो भी कैसे? हर जो है कि आपको एक एक वर्ष के लिए जो है कि आप बढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की थी कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा माना गया है? तो 25 जून 1975। देखिए हमारे भारत में 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है। पहला कौन सा लगा है? आप अगर देखेंगे इसको, देखिए एक तो लगा है आपका 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हो रहा था, एक लगा आपका 1970 जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हो रहा था, और एक लगा आपका 1975 जब ये इंटरनली जो है कि आंतरिक अशांति के आधार पर लगाया गया था। तो इसकी जो घोषणा हुई है वो 75 में हुई है। तो आप ऑप्शन में भी देख सकते हैं कि 25 जून 75, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा के प्रावधान है। बिल्कुल ही सही बात है। कथन और कारण दोनों ही सही हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी कर रहे हैं यहाँ पर। सॉरी एक मिनट, क्या कहा है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 352 नहीं, सॉरी 356 में जो है कि ये प्रोविजन दिया हुआ, तो आर तो पहले ही आपका गलत हो गया, केवल ए सही है। तो ऐसी स्थिति में आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन तो सही है लेकिन कारण गलत है। सॉरी फॉर मिस्टेक, ये थोड़ा सा हो गया। आइए हम इसके बारे में समझते हैं कि भारत के संविधान के स्वरूप का वर्णन विभिन्न प्रकार से किया गया, जैसे अर्ध परिसंघी भी कहा जाता है, एकात्मक परिसंघी का अद्भुत समन्वय भी कहा जाता है, लेकिन मूल रूप से इसका स्वरूप जो होता है वो संघात्मक ही होता है। और 352 में राष्ट्रीय आपात की बात की गई है, जबकि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफलता की बात अर्थात राष्ट्रपति शासन की बात 356 में की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो प्रायः जो है कि गवर्नर अर्थात राज्यपाल की सलाह पर जो है कि लागू किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं हम लोग अब, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है तो आर्टिकल नंबर 356 का प्रयोग किया जाता है और इसमें राष्ट्रपति क्या करता है? राज्यपाल से ही सामान्यतः जो है कि संस्तुति प्राप्त करता है, फिर यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। अच्छा, आपको एक चीज़ और बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि अब हम जो है कि अपने चैनल पर डेली शाम में लाइव सेशन एक लेकर आएंगे, जो यूपी पीसीएस में कुछ कोर एरिया होते हैं जो हर सब्जेक्ट से, जहां से बहुत बार जो है कि प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं, तो उस पर हम लोग एक संक्षिप्त एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे जो 10 से 12 मिनट का होगा और हर टॉपिक को एक एक कवर करते हुए हम एक एक क्लास में कवर करेंगे जहाँ से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपको आज से मिलनी शुरू हो जाएगी क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी भी लगातार चल रही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, जम्मू कश्मीर। अब आप इसे देखेंगे तो आप कहेंगे सर ये क्या प्रोविज़न दिया हुआ है और ये यहाँ पे क्या है? तो आप आपके यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों मणिपुर, मिजोरम, मेघालय में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान ही नहीं है, केवल और केवल जो है कि जम्मू कश्मीर में। इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तरक पत्रक में इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही बाहर कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 26 हम समझते हैं, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। तो ये हो जाएगा आपका 356 में। तो क्या होता है कि केंद्र के अधीन आ जाती है राज्य की शक्तियाँ जो है कि, यही चीज़ यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? अगर राष्ट्रपति की उद्घोषणा हो रही है तो पहली चीज़ राज्यसभा का या राज्य विधानसभा का विघटन हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने क्या कहा, राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है, यानी कि 356 के अंतर्गत अगर बात हो रही है तो 356 के अंतर्गत तो हो ही जाएगा विघटन। वहीं राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना और स्थानीय निकायों का विघटन हो जाना। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि राष्ट्रपति शासन में जो है कि समझिएगा, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा डिफर हो गया।
पूछा जा रहा है राष्ट्रपति शासन। अब हम राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं 356 में, तो कह रहा है कि कौन से परिणाम नहीं होंगे। राज्य विधानसभा का विघटन ये बिल्कुल ही नहीं होगा, बल्कि मंत्रिपरिषद हट जाएगी। मंत्रिपरिषद हट जाती है, मुख्यमंत्री हट जाते हैं, लेकिन राज्य विधानसभा कभी समाप्त नहीं होती। एक नई मंत्रिपरिषद और नए मुख्यमंत्री सेलेक्ट होते हैं यहाँ पे। तो दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन पहला और तीसरा यहाँ पे जो परिणाम आएगा कि स्थानीय निकायों का विघटन होगा, तो जी नहीं, स्थानीय निकायों का विघटन क्यों होगा। तो 1 और 3 सही है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हम पढ़ते हैं इसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। वहीं राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित या निलंबित कर सकता है। वहीं हालांकि यह आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा का कोई परिणाम नहीं होता, इस पर ये बनी रहती हैं। तो ये आपको समझना था। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है और इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है या नहीं। तो एक तो यह स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम बाकी देख लेते हैं। यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इसकी उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग हो जाती है और इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो पहला, दूसरा और चौथा ही सही है, क्योंकि यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत है कि राज्य विधानसभा नहीं भंग होती, बल्कि मंत्रिपरिषद भंग होती है। कौन सी होती है? मंत्रिपरिषद भंग होती है, न कि राज्य विधानसभा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो निर्णय था SR बोम्मई बनाम भारत संघवाद 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि 356 से संबंधित उद्घोषणा का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है और उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है जब तक कि ऐसी उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 माह के अंदर अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। तो इसमें यह भी निर्धारित किया गया था कि संवैधानिक तंत्र की विफलता का यथार्थ में होनी चाहिए, न कि कल्पित आधारों पर, यानी कि वास्तविक में जो रीजन हो तभी जो है कि होनी चाहिए। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है 3 वर्ष तक। हमने पढ़ा है कि 3 वर्ष तक अधिकतम लगाया जा सकता है। और यहाँ पे सूची आपको मिलान करनी है कि 2019 तक राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की क्या क्या संख्या है। तो आइए हम इसके सीधे मैचिंग वाले पॉइंट पे हम सीधे समझते हैं इसको। यहाँ आप देख सकते हैं कि मणिपुर में अब तक 10 बार, उत्तर प्रदेश में अब तक 9 बार, बिहार में अब तक 8 बार और उड़ीसा में 6 तक। और ये 2019 तक की लेटेस्ट स्थिति है और अब यही जो है कि पूरी एक्चुअल रियल भी है। तो आगे हम देख लेते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू हुआ था। तो सबसे पहले पेप्सू में लगा था। ये जो है कि कहाँ लगा था? पेप्सू में लगा था। तो हम इसको समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला में ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पेप्सू राज्य में लागू किया गया था। उल्लेखनीय कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। तो आज हम यहीं तक क्लास को रखेंगे। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ और इसमें जो बचे हुए 1-2 MCQs हैं उसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। नमस्कार।